हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम आज यूज़फुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉपिक के हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो कंपाउंड है या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है फंगी। सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट किया हुआ है और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप भी इसके आंसर दे सकते हो। विच चेंजेस डू यू नोटिस इन द लेदर आर्टिकल एंड द गनी बैग्स, जो जूट के बने होते हैं, ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बारिश में लेदर आर्टिकल से बने हुए पर्स हैं या बैग हैं, जनरली आपने देखा होगा कि उसमें धीरे धीरे फंगी ग्रो करने लगता है। अगर वो कंटिन्यू बारिश में भीज रहे गीले हो गए, वेट हो गए, और फिर आप उसे ड्राई न रखो तो धीरे धीरे होता क्या है बेटा कि वहाँ पे फंगस ग्रो करने लगता है, वो अपनी कॉलोनी वहाँ पे बनाने लगता है और धीरे धीरे उस आर्टिकल को वो डैमेज कर देता है, यानी कि उस आर्टिकल का जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग द टाइम आप ये क्वेश्चंस देख लीजिएगा, फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। फंगी फंगी आर द माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स ऑफ फंगी आर प्रेजेंट इन द एयर। हमारे एयर में ये जो फंगी है बेटा, इसके बहुत बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स होते हैं जिसे हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, ये एयर में प्रेजेंट होते हैं। इफ़ देयर इज़ अ सफिशिएंट मॉइस्चर, स्पोर्स germinate on a cotton fabric, gunny bags, leather, wooden item, etc. The fungal hyphae, यानी उनका छत्ता, फंगस का आपने हाइफे देखा होगा। जैसे मैं बता दूं यार, ब्रेड देखा है कभी? आप अभी भी क्या करो, एक दिन एक ब्रेड लो और उसको किसी पेपर में रैप कर दो, रैप करके उसको कबर्ड के ऊपर रख दो और 3-4 दिन के बाद वहाँ जाकर देखना, वहाँ पर आपको ना ग्रीन ग्रीन कलर का फंगस उसके ऊपर ग्रो हुआ दिखेगा और उनकी बहुत बड़ी कॉलोनी वहाँ पे आपको दिखेगी। तो ये सारे फंगस कॉटन के कपड़ों पर, गनी बैग्स पर, लेदर, वुडन आइटम, सबके ऊपर आपको मॉइस्चर दिखता है। मॉइस्चर यानी कि नमी, जहाँ पे पानी होता है। हल्का भी पानी होगा ना बेटा, ये फंगस वहाँ पे आसानी से ग्रो कर जाएगा। ये फंगस अपना वहाँ पे हाइफे बना लेगा एंड पेनिट्रेट डीप इनटू द मटेरियल। पेनिट्रेट मतलब वो अंदर तक, डीप यानी कि उसके अंदर तक एंटर करेगा और उस मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर देगा और उसी मटेरियल से वो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा टू रिप्रोड्यूस, ताकि वो अपनी जनसंख्या, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सके। कौन? फंगस। दिस इज कॉज द मटेरियल टू वेयर एंड बिकम वीक, जिसके कारण हमारा मटेरियल जो है वो वीक हो जाता है, कमज़ोर। आप थोड़ा भी उसके बेल्ट को ऐसा स्ट्रेच करोगे वो टूट जाएगा। एज अ रिजल्ट गनी बैग, लेदर आइटम लाइक शू, पर्स एक्सेट्रा ऑन विच फंगी हैव ग्रोन डू नॉट लास्ट लॉन्ग। मतलब वो ऐसे मटेरियल जहाँ पर फंगस ग्रो करेगा वो डू नॉट लास्ट लॉन्ग, वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता, वो डैमेज हो जाएगा। वुडन आइटम ऑल्सो गेट स्पॉइल्ड, हमारी लकड़ी के जो फर्नीचर होते हैं वो सड़ जाते हैं। सम टाइम यू मे नोटिस द ब्लैक पाउडर और वाइट डिस्क फ्लोटिंग ऑन द पिकल और मुरब्बा व्हेन जार इज़ ओपन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जैसे किसी डब्बे में अचार मम्मी ने बनाया है और वो डब्बा खुला रह गया, उसमें एयर, हवा लग गया, तो हवा में वाटर होता है, मॉइस्चर पकड़ लिया, तो उस जार के ऊपर आपको ना वाइट डिश की प्लेट की तरह कुछ फंगस के कॉलोनी नज़र आएंगी, ब्लैक पाउडर की तरह। वो कुछ और नहीं बेटा, वो ही फंगस होता है और ऐसा आइटम हमारे लिए खाना अच्छा नहीं है। वेरियस स्पीसीज ऑफ फंगस ग्रो ऑन फूड आइटम लाइक पिकल, मुरब्बा, जैम, सॉस, चटनी एक्सेट्रा। हर जगह आप देखोगे इसे काफ़ी दिन तक खुला रख दो तो आपको वहाँ भी फंगस दिखाई देगा। दे यूज़ द न्यूट्रिएंट इन द फूड आइटम फॉर द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। वो फंगस क्या करेगा बेटा, जो पिकल, मुरब्बा, जैम, सॉस है ना, इसके अंदर के सारे न्यूट्रिएंट वो फंगस खा लेगा। अब वो फूड आइटम उसका हो जाएगा और वो वहाँ पे आसानी से अपना ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देगा, यानी अपनी की जनसंख्या बढ़ाने लगेगा। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी फंगी रिलीज माइकोटॉक्सिन, ये MCQS में आ सकता है तो आपको ये अंडरलाइन कर लेना है। एंड माइकोटॉक्सिन
माइकोटॉक्सिन एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो फंगस वहाँ पर रिलीज़ करता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई फूड आइटम पर फंगस ग्रो किया है तो उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फंगस द्वारा रिलीज़ किया हुआ माइकोटॉक्सिन हमारे बॉडी में जाके हमारे इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, और ऐसा खाना जो है वो बिकम पॉइजनस, ऐसा फूड बिकम पॉइजनस, वो खाना पॉइजन बन जाएगा। हैंस फूड ऑन विच फंगी हैव ग्रोन कैन नॉट बी ईटन। इसीलिए कहा जाता है कि जिस फूड के ऊपर फंगस ग्रो कर जाता है वो खाना नहीं खाना चाहिए। अगले हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम, देखो क्लॉस्ट्रीडियम के पहले तो स्पीसीज़ देख लो, कितने सारे स्पीसीज़ है, बहुत है, मुझे लगता है 100 से भी ज़्यादा। ये है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी, इट्स लुक लाइक अ रैकेट, वो टेनिस खेलते हैं ना बेटा, वैसा रैकेट की तरह लग रहा है। क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिनस, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिले। तो इस तरीके से 100 से ज़्यादा स्पीसीज़ हैं क्लॉस्ट्रीडियम के, सब हार्मफुल होते हैं। सम टाइम केस ऑफ फूड पॉइजन अकर ड्यूरिंग द कम्युनिटी फीस्ट। हाउ डज फूड बिकम पॉइजनस ऑल ऑफ अ सडन। कम्युनिटी फीस्ट यानी कि एक पूरी की पूरी कौम और पूरा का पूरा खाना आप उसे बोल सकते हैं, वो अचानक से पॉइजन कैसे हो जाता है, अचानक कैसे हो जाता है, क्योंकि बेटा क्लॉस्ट्रीडियम ऐसा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एयर में प्रेजेंट रहता है। कुछ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पता है बेटा, ये क्लॉस्ट्रीडियम हमारे बॉडी के अंदर भी है, आपके एलिमेंट्री कैनल में, या तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में होगा, फूड पाइप में होगा, स्टमक में होगा, या तो इंटेस्टाइन में, और ये एक्चुअल में है। द बैक्टीरिया विच स्पॉइल कुक्ड फूड आर क्लॉस्ट्रीडियम, मतलब जो हमारा बनाया हुआ खाना है उसको स्पॉइल यही क्लॉस्ट्रीडियम ही करता है। ये MCQS में आ सकता है कि जो कुक्ड फूड है उसको स्पॉइल, विच बैक्टीरिया स्पॉइल कुक्ड फूड, तो आप बोलोगे क्लॉस्ट्रीडियम। आपको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि क्लॉस्ट्रीडियम की फैमिली में कौन सा, टिटैने, परफ्रिंजिनस, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलियम या डिफिसिले, कोई भी, बस क्लॉस्ट्रीडियम लिख दो, उसके प्रजाति का सब आ जाएगा। देखो 100 से ज़्यादा स्पीसीज होते हैं इसके, ठीक है, जो कि सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। और तो और दे लिव इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल, वो एनिमल के एलिमेंट्री कैनाल में भी पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल मतलब आपका फूड पाइप, इंटेस्टाइन, आपका स्टमक, सब आ गया, वहाँ पे ये क्लॉस्ट्रीडियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। दिस बैक्टीरिया आर रॉड शेप। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इस पहले तो बता दिया क्या करेगा, फूड को स्पॉइल करेगा। दूसरा, कहाँ पाया जाता है, सॉइल के अंदर, और तो और ह्यूमन बींग्स के अंदर भी पाया जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टी कैसा दिखता है बेटा, रॉड शेप का दिखता है, बॉटल शेप का होता है, और क्या करता है, एंडोस्पोर इन एडवर्स कंडीशन, इसके स्पोर्स भी एडवर्स कंडीशन में फॉर्म होते हैं। वन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस बैक्टीरिया इज दैट कैनॉट withstand the normal oxygen level of the air because they grow in anaerobic condition। अच्छा, अब ये जो क्लॉस्ट्रीडियम है बेटा, ये कभी भी ना ऑक्सीजन अगर रहेगा तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा। देखो जैसे हम बिना ऑक्सीजन के जी सकते हैं, नहीं जी सकते हैं, इसके लिए हमको एरोबिक स्पीसीज़ कहा जाता है। हम लोग एरोबिक कंडीशन में जीने वाले हैं, हमको ऑक्सीजन चाहिए, और जो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसको एनारोबिक स्पीसीज बोल सकते हैं, या एनारोबिक कंडीशन में जीने वाले बैक्टीरिया। हम एनारोबिक का मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन, वो स्पीसीज जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करेगा या बिना ऑक्सीजन के जिएगा वो एनारोबिक कहलाएगा। हम ह्यूमंस एनारोबिक कहलाएंगे या एरोबिक, इसका आंसर आप मुझे व्हाट्सएप में लिख कर दीजिएगा, तो मुझे पता चलेगा कि आपने ये वीडियो देखा है। तो आपको समझ में आ गया क्लॉस्ट्रीडियम एनारोबिक क्यों है, क्योंकि क्लॉस्ट्रीडियम को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, कैन नॉट विथ स्टैंड नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल। क्लॉस्ट्रीडियम कैन नॉट स्टैंड, क्लॉस्ट्रीडियम जीवित नहीं रह सकता है ऑक्सीजन के साथ, और हम जीवित नहीं रह सकते हैं बिना ऑक्सीजन के, और क्लॉस्ट्रीडियम बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है, इसलिए उसको एनारोबिक कहा जाता है। ठीक है, अब
मैं आपको इसके हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स के इफ़ेक्ट भी बताऊंगा। अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया कॉजेज इलनेस। क्या पूछा है? डू ओनली क्लॉस्ट्रीडियम कॉजेज इलनेस? क्या सिर्फ क्लॉस्ट्रीडियम ही ऐसा है बैक्टीरिया जो हमें बीमार करता है? इलनेस क्या मतलब होता है? बीमार करना। द आंसर इज़ नो। यहाँ पर और भी बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगी है, ये सारे के सारे ह्यूमन के अंदर ये डिजीज़ पैदा करते हैं और ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं। You have learned virus which are smaller than bacteria and can grow reproduce only in the living cell. Let us see how they are harmful to us. अब तक तो मैंने सिर्फ आपको बैक्टीरिया के बारे में बताया कि ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया है, क्लॉस्ट्रीडियम है, जो हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं, हमें डिजीज़ पैदा करते हैं। बट बैक्टीरिया के भी से भी बड़े बड़े वायरस होते हैं, साइज़ में नहीं बेटा, घातक। वायरस बैक्टीरिया से घातक है, जैसे कोरोना वायरस किसी बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा घातक है। तो और वायरस का साइज़ है ना बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा होता है। तो आ जाओ उसको देख लेते हैं हम कि वायरस हमारे बॉडी में कैसे हार्मफुल इफ़ेक्ट को शो करता है। तो ये टेबल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट है बेटा कि आप जितने अच्छे से इस टेबल को लर्न करोगे, आपके मार्क्स इस चैप्टर में यहीं से आएंगे। क्योंकि अब 8th जैसा नहीं रह गया है कि टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चन आंसर है ये सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ लो मुझे मार्क्स पूरा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के बीच में से बनेंगे बेटा। तो आओ यहाँ पे कुछ बीमारियों को देख लेते हैं। जैसे एड्स। एड्स किस पैथोजन से होता है? नेम ऑफ डिजीज़ एड्स। पैथोजन यानी कि वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसे हम पैथोजन कहते हैं। तो वायरस से एड्स होता है। अच्छा, कैसे होता है? दैट इज़ द मोड ऑफ एक्शन, इन्फेक्शन। कैसे होगा? पहला, थ्रू ब्लड के थ्रू हो सकता है। दूसरा, सीमन यानी कि मेल का सेल और ये स्पर्म सेल ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। एंड तो पहला क्या हो गया? अगर कोई बंदा है जो ऑलरेडी उसको एड्स है और उसका स्पर्म सेल किसी दूसरे में चला गया तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है। तीसरा, मिल्क ऑफ मदर सफरिंग फ्रॉम एड्स। अगर माँ को एड्स है तो माँ अगर अपना दूध अपने बच्चे को पिलाएगी तो बच्चे को भी हो सकता है। तो इन 3 तरीक़ों से एड्स फैलता है। एक, ब्लड के थ्रू। दूसरा, मैन के स्पर्म सेल के थ्रू। तीसरा, माँ के दूध से बच्चे को। अच्छा, ये तो हो गया कि भैया ये कैसे फैलता है। अब इसको रोकेंगे कैसे? यानी कहते हैं प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव मेजर। हम इसे कैसे स्टॉप कर सकते हैं? तो पहला, सेफ सेक्सुअल कांटेक्ट। आप उसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखें जिसको एड्स न हो। अवॉइड रीयूज़ ऑफ निडल एंड इंजेक्शन। आप किसी भी तरीके का निडल और इंजेक्शन का दोबारा इस्तेमाल ना करें। एक बार में एक इंजेक्शन आपको लग गया तो दोबारा उसका इस्तेमाल न करें। इस तरीके से यहाँ पर मल्टीपल डिजीज़ हैं। दूसरा बात करेंगे हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस भी बेटा वायरस से होता है। हेपेटाइटिस यानी कि पीलिया, लीवर में होता है, जॉइंडिस जिसे हम कहते हैं। ये क्यों होता है? कंटामिनेटेड का मतलब होता है गंदा पानी और खाना खाने से आपको या किसी को भी हेपेटाइटिस हो सकता है। अच्छा, कैसे इसको मेंटेन करोगे, कैसे इसका इलाज करोगे? तो आंसर है क्लीन एंड फिल्टर वाटर। आप हमेशा वाटर को फिल्टर करके पीजिए, साफ़ पानी पीजिए, और प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, और खाने को भी अच्छे से स्टोर कीजिए। ठीक है। इन्फ्लुएंज़ा, ये भी वायरस है। ये कैसे फैलता है बेटा? कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी को इन्फेक्शन है तो ही उसके माध्यम से किसी को फैलेगा। जैसे कोरोना वायरस, कोरोना भी वायरस से है ना। तो जब किसी को कोरोना है तो ही किसी दूसरे को फैल सकता है। इन्फ्लुएंज़ा भी ऐसा ही है बेटा, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से ही फैलेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे? पर्सनल हाइजीन, अपने आप को साफ़ सुथरा रखोगे ना बेटा। हम क्या करते हैं, हाथ धो रहे हैं ना, आज लोगों से डिस्टेंस मेंटेन किए ना, बस वही आपको इन्फ्लुएंज़ा के लिए भी करना पड़ेगा। अवॉइडिंग द कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, आपको इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में नहीं आना है। मिसल्स एंड चिकन पॉक्स, जिसे हम लोग माता बोलते हैं ना, देवी आई देवी माता, चिकन पॉक्स, वो भी वायरस से होता है।
कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, वो भी किसी के इन्फेक्टेड पर्सन के आने से ही होता है। वैक्सीनेशन, अनकंटामिनेटेड वाटर, अनकंटामिनेटेड मतलब आपको पहले तो इंजेक्शन लगाना चाहिए मिसल्स का, चिकन पॉक्स का। दूसरा, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। अनकंटामिनेटेड वाटर आपको खाना पीना चाहिए। दूसरा, क्लीन फूड, साफ सुथरा खाना खाना चाहिए। बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू, वो भी कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड बर्ड और एनिमल से होता है। जैसे बीच में चिकन्स हम बहुत खा रहे थे, तो जब स्वाइन फ्लू का हमें पता चला तो लोगों ने चिकन्स खाना बंद कर दिया, क्योंकि वो इन्फेक्टेड बर्ड और एनिमल से ही फैल रहा था। उसमें भी हम पर्सनल हाइजीन, प्रॉपरली कुक्ड मीट हमें खाना चाहिए। मीट यानी कि वही जो मैंने बताया आपको। तो कहने का मतलब है कि आप देखोगे तो पर्सनल हाइजीन आपको हर किसी के लिए मेंटेन रखना है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन से ही हो रही हैं। डेंगू जो होता है बेटा, ये मॉस्किटो के काटने से होता है, आप सब जानते हैं। मॉस्किटो हमारे के बॉडी में ना एक वायरस रिलीज़ करता है, और वो वायरस हमारे बॉडी को कमज़ोर बना देता है। तो आप क्या करोगे इससे बचने के लिए? क्लीननेस ऑफ सराउंडिंग, आसपास का एरिया स्वच्छ रखो। प्रिवेंटिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, स्टैग्नेशन का मतलब होता है रुकना, पानी का इकट्ठा नहीं होने देना, आपको वो बचाना है। और मॉस्किटो के ग्रोथ को कंट्रोल करना है कि आसपास में मच्छर ना ग्रो करे। निमोनिया, निमोनिया बेटा बैक्टीरिया से होता है। निमोनिया बैक्टीरिया से होता है। अच्छा, निमोनिया बेटा पहला स्टेज होता है टीबी का, आप यूँ बोल सकते हो। निमोनिया सेकेंड, पहले टाइफाइड होगा, निमोनिया होगा, फिर ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। तो निमोनिया में ना उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, जो मतलब थूक है, उस ड्रॉपलेट से फैलता है एयर में। इसके लिए हमारे यहाँ वैक्सीन्स बने हुए हैं, हम वैक्सीनेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। अवॉइडिंग द कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, और किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आपको नहीं आना है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेप्रोसी बैक्टीरिया से होता है बेटा। लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, अगर आप काफ़ी समय से किसी के साथ इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में हो। अवॉइडिंग द कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, देखो जो बीमारी हमें इन्फेक्टेड पर्सन से हो रही है तो उसका आप एक कॉमन आंसर लिख सकते हो प्रिवेंटिव मेजर में, अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। ये तो लिख ही देना आप, तो एटलीस्ट हाफ करके आपको 1 मार्क्स तो मिलेगा ही। अरे 2 मार्क्स के लिए आएगा, आपको डिजीज़ का नाम दे देगा और बोलेगा बताइए वायरस से होगा, पैथोजन से होगा या बैक्टीरिया से होगा, तो आपको बताना है किससे होगा और उसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है, और साथ साथ में आपका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है। कॉलेरा बैक्टीरिया से होता है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर पीने से होता है। तो आप अच्छा, कोई अगर बीमारी कंटामिनेटेड फूड और वाटर से हो रही है तो आप लिख दो हमें क्लीन फूड और वाटर खाना पीना चाहिए। सिंपल, मतलब जो उसका जो जिससे वो मोड ऑफ इन्फेक्शन जिससे वो हो रहा है वही उसको अवॉइड करना ही उसका प्रिवेंटिव मेजर होगा। मलेरिया भी प्रोटोजोआ नाम के एक प्रोटोजोआ से होता है जो मॉस्किटो बाइट से होता है। मॉस्किटो बाइट, अनक्लीन सराउंडिंग, क्लीनिंग ऑफ सराउंडिंग, प्रिवेंटिव स्टैग्नेंट ऑफ वाटर। डेंगू और मलेरिया में आपको ये कॉमन चीज़ लिखना है, देखो यहाँ पर डेंगू है, इन दोनों में हमें पानी जमा नहीं होने देना है। स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, वाटर स्टैग्नेंट नहीं होने देना। अगर वाटर स्टैग्नेंट होगा तो मॉस्किटो वहाँ पे ग्रो करेगा ही करेगा, तो इसके लिए वाटर स्टैग्नेंट नहीं होने देना है। लास्ट होता है डैंड्रफ, रिंग वर्म या स्कैबिस, जो में खुजली होती है ना स्किन में, रेड हो जाता है, हम लोग बोलते हैं ये रिंग वर्म है। वो इजगार्ड आता है और सर में हमारे बालों में डैंड्रफ हो जाता है, तो वो फंगी के कारण होता है। तो वो भी कैसे फैलेगा बेटा, कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन से फैलता है, और या तो उसके बिलोंगिंग की चीज़ों से। बिलोंगिंग यानी कि जैसे आपने उसका टॉवेल यूज़ कर लिया इन्फेक्टेड पर्सन का, आपने उसका रुमाल यूज़ कर लिया, आपने उसके कपड़े पहन लिए, कुछ भी आपने उसके बिलोंगिंग को शेयर किया तो वो आपको भी हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अवॉइड द कॉन्टैक्ट पर्सन, है ना, अवॉइड करेंगे उस इन्फेक्टेड पर्सन को, हम उसके कांटेक्ट में आना, और अपने आप को साफ़ सुथरा रखेंगे, पर्सनल हाइजीन रखेंगे। सो यहाँ पर अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको फिर भी रिगार्डिंग इस चैप्टर के कुछ भी डाउट हो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के सेशन के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, बी एट होम एंड डू योर सेल्फ स्टडी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।
बाय।